अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। ख़ातिन हज़रात, आज स्पॉट नाइट ऑन इंडिया हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम है एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसमें हमने दो चीज़ों पे बात करनी है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो ये है कि एक जो रिपोर्ट आई है फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन JNK, आपको पता है वो भी हुई है। दूसरा साथ साथ एक ऑनवॉइस का या डिप्लोमेट्स कह लें, उनका एक टूर करवाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। उस पे भी ज़रा बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आया और जो रिपोर्ट आई है उसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। दूसरी जो हमारी बात होगी वो होगी नेबरहुड के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स चल रही हैं, उसका भी ज़रा हमने जिक्र करना है। इमरान खान जो है वो श्रीलंका जा रहे हैं कल, उनका भी ज़रा देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, आदाब, नाजरीन को भी आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर, टू स्टार्ट विद, ये जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसका जरा थोड़ा सा हमें अपडेट करें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा जी फ्यूचर में। देखिए, ये फिक्राना शहरियों का एक गुट है, ग्रुप है। तो इसको बनाया गया था कि जब आर्टिकल 370 दफा 370 35A डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद ही जो लॉकडाउन हुआ था वो सिक्योरिटी फोर्सेस का लॉकडाउन रहा था, काफी देर रहा था। लीडरान को नजरबंद किया गया था। तो उस वक्त हमें लगा कि एक दौर कश्मीर में आने वाला है जबकि इंसानी हकूक पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस वक्त ये शहरियों का फिक्राना, शहरियों का ये ग्रुप, ये अनऑफिशियल ग्रुप है। इस पे कोई किसी गुट के साथ कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो मगर आपके नाजरीन को कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शाइस्ता और रिस्पॉन्सिबल एक तरीके का जिम्मेदाराना लोगों का ये ग्रुप है, जिन लोगों ने भारत को संभाला है। मैं समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। जजेस हैं, हाँ। कुछ लोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, 5 या 6 लोग मिल मिला के। तो टॉप लेवल जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं वो मौजूद हैं। एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी है। तो इनका जो पब्लिक डोमेन में बर्ताव होगा तो वो तो बहुत ही जिम्मेदाराना होगा। तो ये हमने एक जो रिपोर्ट बनाई है, ये दूसरा रिपोर्ट है। तो इसके चेयर हैं जस्टिस मदन लोकुर, काफी लिखते हैं पब्लिक डोमेन में, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। और उसके साथ है को चेयर है राधा कुमार। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार ने यूपीए 2 में उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इंटरलॉक्यूटर्स जम्मू कश्मीर के लिए चुना था, तो उसमें राधा कुमार भी एक मेंबर थी। तो संक्षेप में मैं आपके नाजरीन को कहना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ क्या इश्यूज क्या उन्होंने रेज किए हैं। पहले है कि जो भी गतिविधियां इस वक्त आतंकवाद या दहशतगर्दी के खिलाफ हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जो आप आम नागरिक और ह्यूमन सिक्योरिटी या इंसानी हकूक जो हैं, उनकी सेकेंडरी पोजीशन है। तो इससे क्या हुआ है कि इससे एक तरीके की खिलाफ वर्जी हुई है, जो कि बेसिक बचाव है लोगों को, कि आपको किसी तरह से इलीगली डिटेन नहीं किया जाएगा। बच्चों का एक प्रोटेक्शन है कानून में। तो उसको एक तरीके से खिलाफ वर्जी होती है इन 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 कार्यक्रमों में। तो जैसे कि इनकार किया जाता है कि जो आपको हक है बेल का, आपका हक है कि जल्दी से आपका जो मुकदमा हो वो फेयर हो सुना और जाए। आगे बढ़े, वो भी नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से एक और बात जो है कि नाजायज जुल्माना जो कानून है, नाजायज तरीके से उसका फायदा उठाया जा रहा है। कि जैसे मैंने पहले आपसे, ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इनसे क्या हुआ है कि जो मिलिटेंट की रिक्रूटमेंट जो हम
कुछ कमी देखे आए हैं कुछ सालों से, वो बढ़ गई। पिछले 2-3 सालों से। 2020 में ये सबसे बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट हुई है, भर्ती हुई है मिलिटेंट्स की। ये पिछले एक दिहाई मतलब एक दशक, एक डेकेड में इतनी ज्यादा मिलिटेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ये हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स कहते हैं। जो सियासी लीडरान हैं वो अभी भी नजरबंद हैं काफी तादाद में, और जो बच्चों के लिए एक ट्रॉमा के बिना एक माहौल होना चाहिए वो भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा तो हमेशा चलता आ रहा है। और जो मीडिया प्रोफेशनल, ये आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है कि मीडिया प्रोफेशनल जो हैं उनकी एक तरीके की बदसलूकी होती जा रही है। ये भी हमने रिपोर्ट में बड़ी उस पर डेटा दिया हुआ है। और 20 एक मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको डिसएम्पैनल किया गया है। तो ये जो लैंड राइट्स हैं, जमीनी हक हैं, तो उनके लिए वाइडनिंग ग्रुप जो हैं काफी कॉन्ट्रवेंशंस होती हैं। देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, तो उसका एक तरीके से कैंसिलेशन हुई है, और उसकी वजह से गुज्जर बकरवालों के सैकड़ों हट्स जो हैं उनको डिमोलिश किया गया है, कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन दी नहीं गई है। रोशनी एक्ट है, वो पास हुआ था पहले जम्मू कश्मीर की रियासत में, तो उसको एक तरीके से ऐसे देखा जा रहा है कि जो कि लैंड ग्रैबर है वो उसी लेवल पे है जो कि बोनाफाइडी ओनर है जमीन का। तो इससे देखिए ना, मतलब मैं एक नागरिक हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हूँ हिंदुस्तान का, मुझे जोड़ा जा रहा है कि जो कि इलीगल लैंड ऑक्यूपेंट है। वैसे ही इंडस्ट्रीज में हमने देखिए काफी इम्पैक्ट बहुत बुरा हुआ है। 2 लॉकडाउन रहे हैं, एक पहले लॉकडाउन तो सिक्योरिटी की वजह से है, उसके बाद पैंडेमिक की वजह से है। तो उससे जो है वो दे आर रीलिंग अंडर डेट्स, दे आर रीलिंग अंडर अनपेड लोन्स। तो उसके लिए कुछ काम हो नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा जो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है सर, सारे नाजरीन के लिए, सारे हिंदुस्तान में इस वक्त एवरेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी जो है वो 8.3% है। कश्मीर और जम्मू की जो यूनियन टेरिटरी है इस वक्त मैं जब बात कर रहा हूं आपके साथ 16.6, मतलब डबल है। डबल डबल, अच्छा। डबल है, तो इसका असर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह से जो है एक मुकम्मल बेगानगी का दौर है, टोटल एलियनेशन, एलियनेशन फ्रॉम द स्टेट, एलियनेशन फ्रॉम द पीपल। तो इसमें जम्मू के लोग जो हैं उनकी जो बेगानगी थोड़ी कम है, इतनी नहीं है जितनी वादी में है। ये भी कंपैरिजन करना बड़ा ऑब्जेक्टिव ठीक। तरीके का बहुत ही अहमियत रखता है। मगर वहां पे जो कंसर्न्स हैं, फिक्र हैं लोगों के, वो मुआशी और तालीमी सेक्टर्स में है। खासकर हाल ही की जो तदबीरें आई हैं, ड्रकोनियंस लॉज जो डोमिसाइल लॉज हैं और जो जमीनी लॉज हैं उनको एक तरीके से अलग किया गया है। तो आखिर में 5 या 6, ये तो 67 पन्नों का रिपोर्ट है, आप पढ़ हाँ जी, लीजिएगा, इसको आपके जी मैंने नाज़रीन देखा भी है। शायद पब्लिक डोमेन में है। हमने कहा है कि इसमें कहा है कि ये भी मैं भूल गया कि इस गुट में ये जो ग्रुप है, एकेडमिया मौजूद है, प्रोफेशनल मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के टॉप लेवल के जो अफसरान हैं वो भी हैं इस ग्रुप में। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल उठाया नहीं जा नहीं, सकता है। मैंने कहा इसमें था उन्होंने 4G की भी बात की ट्रेडिशनली, है कि जो 18 महीने से जो 4G की जी हाँ, कनेक्टिविटी वो का तो मसला बना। शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कम से कम कुछ दबाव, वो खैर बैनुल अक़वामी दबाव हो या कुछ हाँ, खुद ही सरकार ने सोच विचार किया है। इस पे एक उम्मीद का एक लहर कश्मीर की वादी में, आप फोटो देखिए अखबारों में, सारे के सारे बिजी लगे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान।
तो इससे हेल्थ केयर में पब्लिक में काफी फर्क हुआ है। ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप रहा है सरकार का। तो इसीलिए जो मैं रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूँ वो ये है कि ऐसे कदम अगर उठाए जाएं, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला नहीं देती है कि क्या 370 आईन के खिलाफ था या आईनी तरीके से उसका हटाना ठीक है, उस फैसले के लिए तो हम सारे तैयार हैं। उसके बाद तो लोग नहीं बचाएंगे, मगर कम से कम जो इस वक्त सियासी लीडरान हैं उनको तो निकालिए नजरबंदी से। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और वैसे जो ये जुल्माना एक्ट है इनको रिपील तो करिएगा। जब रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है, फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम स्पीच, ये तो हटाइए। इम्प्लीमेंट कीजिए जो जुवेनाइल प्रोटेक्शन है, वो बचाव है बच्चों के लिए, वो तो इम्प्लीमेंट कीजिए। वो तो बड़ी इंसानी हकूक का एक बहुत ही अहम एक मुद्दा है जिसको संभालना है। और जो सिविल और क्रिमिनल जुर्माना और सिविल एक्शंस हों, जो पुलिस हो के खिलाफ हो या पैरामिलिट्री या फौज के खिलाफ, अगर कोई ऐसी इंसानी हकूक के खिलाफ इतना एक जुर्माना तरीके से एक एक्शंस ली गई हैं तो कदम उठाने चाहिए। वैसे भी एक अच्छा एक स्टेप सरकार ने लिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आर्मी हेडक्वार्टर्स ने एक एडिशनल डायरेक्टरेट बनाया गया है। वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मतलब ख्याल रखेगा। मेरे ख्याल में ये फख्र की बात है सरकार के, डायरेक्टरेट तो है, मगर हमारी रिकमेंडेशन है इस डायरेक्टरेट को पूरी आजादी में होनी चाहिए कि जो जहां भी इंसानी हकूक की वायलेशन होती है सबसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस मिले कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी सरकार है, हम उन पे भरोसा रख सकते हैं कि एक माहौल पैदा किया जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें मेरे ख्याल में जो मोस्ट डैमनिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि जो आपने बताया कि जो मिलिटेंट्स हैं जिनको आप कह रहे हैं कि वो उनकी तादाद बढ़ गई है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो बढ़ गई है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो 370 वाला इन्होंने एक्शन लिया था गवर्नमेंट ने, वो बैकफायर कर गया है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपको समझते हैं कि इसमें अब कोई ना कोई पॉलिटिकल विल नजर आती है कि उसको चेंज किया जाए, उसको थोड़ा सा रिवर्स कर लिया जाए या कम से कम उसको मेंड कर दिया जाए? नहीं, ये लिंक्ड है सरकार की आइडियोलॉजिकल जो अंडरगर्डिंग है। ये आइडियोलॉजिकल इशू है, ये कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, सलामती का इशू नहीं है। ये 70 साल की हमारी जो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की सरकार है, जिनके कुछ वैल्यू सिस्टम्स हैं जो अलग हैं। अभी तक सरकारें बनी हैं, इतनी सरकारें बनी हैं पिछले 70 साल में। तो अब इस पे जब तक उनके खुद रिफ्लेक्ट ना करें, सोच विचार ना करें, उनके सामने अब देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, तो हमने देखा हुआ है कि रूलिंग सरकार को 20 काउंसिल के चेयरमैन में सिर्फ 6 मिले हैं। और जो पीएजीडी जो सिर्फ ये मुद्दा लेके आई है इन इलेक्शंस में कि 370 को फिर से बरकरार रखना चाहिए और स्टेट को उठाना चाहिए, जैसे सूरत हाल थी 4 अगस्त को 2019 को, एक दिन पहले जबकि ये 370 हटाया गया था। तो जमीनी हकीकत से इनको मालूम लगता है, इनको मतलब सरकार के जो कदम थे वो दिखाना कि वहां पे बिल्कुल नॉर्मल सी है, जो लोग हैं बड़े खुश हैं, वो डेवलपमेंट और तरक्की के रास्ते पे चलना चाहते हैं। वो जमीनी हकीकत नहीं है, वही हमने रिपोर्ट में लिखा है, वही इलेक्शन में भी जो हमने लिखा है, वो इलेक्शन भी एक तरीके एक इशारा है कि देखिए वादी में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें मिली है, सिर्फ 3 सीटें। तो 100 मतलब दोनों को मिला के अगर आप ये वो भी कितना मार्जिन था, 300-400 वोटों का तीनों सीटों पे। तो मतलब बीजेपी में कोई मतलब रेजोनेंस नहीं है वादी में। नहीं, नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात है जम्मू में
जो कि हमेशा माना जाता है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हाँ, वहां पे पीएचडी की 35 सीटें मिली हैं, ज्यादा अच्छा, नहीं है। क्योंकि दोनों, अगर आप देखें 280 10 डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों हाँ, इलाकों में, 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में, 14 मेंबरान हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको 140 जम्मू में 35 सीटें पीएचडी को मिलती हैं और बीजेपी को श्रीनगर कश्मीर में सिर्फ 3 मिलती हैं, तो वो क्या हाँ, दिखाता है? तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे, इसीलिए हमने रिकमेंडेशन में भी कहा हाँ, है कि सरकार को सोच विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो कि इंसानी हकूक को कोई वायलेशन ना हो। हाँ। बाकी जो उनकी जैसे सियासी असेसमेंट है वो तो वो करेंगे, हम तो उस पे एक हमारी तो कोई जी ये जो ऑनवॉइस का टूर गया था, मुख्तलिफ जी कंट्रीज के जो ऑनवॉइस गए थे, डिप्लोमेट्स गए थे, उनका क्या आपको रिपोर्ट मिली है, वो क्या कह रहे हैं? अभी आपने तो पूरे अखबारों में छापा हुआ है कि ये तीसरा दौरा था सफीरों का। 24 इस पे सफीर मौजूद थे, जो यूरोपियन यूनियन तक खासकर, उस पे आसियान के भी थे और अफ्रीका के भी थे। मतलब रिप्रेजेंटेशन सारे आलम की थी एक तरीके से, तीनों को मिल मिला के। जो एक सीनियर अफसर में, अखबारों में एक रिपोर्ट आई है कि सीनियर अफसर जो एनोनिमसली कहा है कि ये हमने दौरा जो था सफीरों का इसलिए किया कि एक जवाबी कार्रवाई करें, जो तो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा लगा रहा है सारे आलम में। तो ये तो अखबार में आया है, मैं सिर्फ दोहरा जाता हूँ। तीसरा जो हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन ने पिछले 18 महीनों से वो अलग अलग तरीके के बयान आते हैं कि जो इंसानी हकूक की वायलेशंस हो रही हैं, हम हमको देख रहे हैं, रेस्ट्रेंट की जरूरत है, जो भी मसला कश्मीर जम्मू कश्मीर का उसको हल करने की बहुत ही जरूरत है, और डायलॉग जो कंस्ट्रक्टिव हो और जो सियासी हो और ये कूटनीतिक हो, मतलब डिप्लोमेटिक हो, उसको आगे बढ़ाने की बहुत ही जरूरत है। मगर ठीक। एक तरीके का जो टूर हुआ है उनका, एक ब्लॉक मागाम में एक ब्लॉक काउंसिल जो हर हर हफ्ते मिलती है, उनको मिलाया गया। मगर कुछ जो मेंबरान थे डीडीसी के जो हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, उनको मिलने की इजाजत नहीं मिली। नहीं जी, तो हाँ, ये भी रिपोर्ट्स में लिखा गया है। हजरत बल ले गए उनको, मगर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती और जो बाकी लीडरान आंसर हैं, नहीं जो मिला। मेन स्ट्रीम लीडरान हैं, उनको मिलवाना था। मुझे हाँ, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं फख्र करता हूं कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है कितनी तंदुरुस्त है और कितनी वाइब्रेंट है। अब क्या होता कि अगर आप उनको फारूक अब्दुल्ला और बाकी मिलवा देते हैं। मिलते, क्योंकि उन्होंने भी, फारूक अब्दुल्ला की जो लोकसभा में स्पीच थी उन्होंने भी देखी होगी। उनके जो हाँ, मेंबर्स हैं हर एम्बेसी में, उनके प्रेस फॉलो करते हैं। अटैचेज होते हैं, सियासी अटैचेज होते हैं, तो वो तो अपने सफीरों को पूरा जानकारी देंगे, मालूमात दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको मालूम है, इसीलिए उमर ने कहा है कि ये एक गाइडेड टूर था। जो कांग्रेस, जो हमारी नेशनल पार्टी थे, उनके जेएन के हेड ने कहा है कि ये स्टेज मैनेज शो था। और पहली बार, अभी तक तो ये तीसरा टूर रहा है, पर पहली बार इन्होंने पूरी हॉस्पिटैलिटी लेने के बाद ये कहा है कि हम उम्मीद रख रहे हैं कि जल्दी जल्दी से इलेक्शंस हों असेंबली के लिए। तो अच्छा। ये भी एक इशारा दिया जाता है सरकार को कि इलेक्शंस करवाइए। तो हाँ, मैं देखता हूँ कि हाँ, ये भी कहा है कि कुछ सफीरों ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि विजिबल चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सिचुएशन में, जो तरक्की है, डेवलपमेंट वो हो रही है। तो मतलब एक तो तरीके से जो इंटेंशन आपको नजर आती थी गवर्नमेंट की, क्या वो फिर उसका काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है, ये दौरा जो था, टूर जो था, या उसका कुछ फायदा भी हुआ?
नहीं, इसमें मैं बाइनरी चॉइस नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक। सरकार का जो इंटेंशन था कि जो डीडीसी का जो इलेक्शन हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, लोगों में एक तरीके का भरोसा है कि जमहूरियत जारी है ज़मीनी ग्राउंड ज़ीरो पे, तो मिलवा दिया है लोगों से, इलेक्ट हुए हैं। देखिए वो कहीं ऐसे कंपेलेंस नहीं हुई हैं। मगर दूसरी तरफ से जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर जो ऑपोजिशन एलिमेंट्स हैं उनको मिलवाना था, क्या मिलवाना क्या चाहिए। फर्क पड़ता? ओपनली उनको, मतलब ये एक तरीके का ये सैनिटाइज्ड टूर था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जहां कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस वक्त जाएंगे, किससे मिलेंगे, वो तो सरकार का फैसला था, क्योंकि ये सरकार का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो ठीक। अब मुझे इसका अगला कदम है कि आप सफीरों को, जो भी एम्बेसीज हैं, जो भी कश्मीर जाना चाहते हैं, भेज दीजिए भेज और दीजिए, वो हाँ। इंडिपेंडेंटली असेस करें। हाँ, ठीक। और अच्छा, इसके ये साथ दूसरा। जो, जी सॉरी, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। नहीं, आप इस पे जो यूएन के जो रापोर्टर्स हैं, जी हाँ। माइनॉरिटी इश्यूज एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उन्होंने इसी वक्त, देखिए वो कैसे टाइम करते हैं कि एनवॉयज कश्मीर में गए हैं और वो रिपोर्ट्स निकाले हैं। तो उस रिपोर्ट्स में भी ये कहा है कि जो डायरेक्ट रूल जम्मू कश्मीर पे आया है, तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वो अपनी सरकार नहीं बन पा रहे हैं, और वो हाँ। अपने कानून, जो लेजिस्लेशन, जो एक बोनाफाइड फंक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो नहीं कर रहे हैं। और जो उनके जो राइट्स हैं एज माइनॉरिटीज इन द नेशन, वो मतलब अलग अलग कर रहे हैं कि जो हाँ। जम्मू कश्मीर की आवाम मेजोरिटी है, वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी है, तो उनके माइनॉरिटीज के हक पे वो एक तरीके का नकारात्मक असर हम्म। पड़ रहा है। लेकिन 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 और आप ये जो बातें बता रही हैं मास्टर साहब, इसमें नंबर वन देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने अभी यूएन रेपटियर की बात की, आपने ईयू की बात की, हमने ये भी देखा कि जर्मनी की रिपोर्ट आई कि उन्होंने जो आर्म सेल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए, दो दो कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, जो कि उन्होंने कहा कि ये वहां पे वेपन्स यूज हो सकते थे जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की बातें अक्सर अब हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है इंडिया की? क्यों वो जो बात पहले सुनी जाती थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह सुनी नहीं जा रही है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से। नहीं, इसकी वजह ये भी है कि सरकार बदली है अमेरिका में। जब तक ट्रंप थे, 20 जनवरी तक, ट्रंप को कोई इशू नहीं था जम्मू कश्मीर का, जो हिंदुस्तान की सरकार करना चाहती है कर ली, पूरी उनको एक तरीके से छूट दी थी। आप करिए हाँ। क्या, ये अंदरूनी मामला है, इसमें कोई शक नहीं है, अंदरूनी मामला है। मगर जो जमहूरियत के जो इश्यूज हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, आप देखिए म्यांमार में क्या हो रहा है, कितना दबाव पड़ा जा रहा है, थाईलैंड में कितना दबाव दबाव डाला जा रहा है इंटरनेशनल। अगर हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में शामिल होना है, और अगर हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बनना चाहता है, तो जमहूरियत मस्ट नॉट ओनली बी सीन, बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन प्रैक्टिस्ड ऑन द ग्राउंड। तो प्रैक्टिस। ये एक मसला, ये बात है। तो मुझे लगता है कि ये दबाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे अब, क्योंकि बाइडेन के लिए मतलब संभाल लेंगे। ये मैं कहना ये नहीं कि खतरा है सरकार को हाँ। कि बैन अवी दबाव बढ़ेगा, मगर देखिए ना, आफ्टर ऑल ह्यूमन सिक्योरिटी एक सियासत और जमहूरियत का एक बहुत अहम मुद्दा है। बहुत उसको मुद्दा है, सही बात। उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक बात। तो अच्छा जी, जरा इसलिए, वापस आते हैं जरा सेकंड इशू के ऊपर, टाइम कम है। नेबरहुड में जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स चल रही हैं उसका भी जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या क्या हो रहा है आजकल। नहीं, अभी मैं तो पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते तो हमने बात की थी। पहले तो रशिया को एंगेज किया जा रहा है, या इमीडिएट नेबरहुड नहीं है, मगर अमेरिका में सरकार बदलने के बाद कुछ दबाव रशिया पे अमेरिका का था, यूरोपियन यूनियन पे था। तो अब एक फैसला मुझे लगता है सरकार ने लिया हुआ है कि जो दुतरफी हमारे स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं रूस के साथ, उनको आगे बढ़ाया जाए। फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला गए थे 17 और 18 को
तो मेरे ख्याल में वो रशिया का जो सिस्टम है थोड़ा उसमें बदलाव आया है। एक तो इंडिया चाइना का जो बाउंड्री इशू इतना एक स्टैंड ऑफ रहा है, तो उसपे एक तरीके से रशिया ने एक इक्विवेलेंट, ये जो हमारे साथ करीबी दोस्ती थी, वो इक्विवेलेंट पोज़ीशन ली है। और ये नाज़रीन जानते हैं, कुछ महीनों, कुछ सालों से रूस चीन के बहुत करीब रहा। करीब आता जा रहा है। मगर दूसरी बात ये है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते बढ़े हैं, उसका असर भी हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों में पड़ा है। मगर फिर भी इसके बावजूद अब जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी सितंबर में, उस वक्त रूस के साथ लीडरों के साथ हमारे वजीर दिफा राजनाथ सिंह और हाँ, वजीर खारजा जयशंकर, वो भी हुई थी। मतलब एक तरीके से हम देख रहे हैं कि रूस भी थोड़ा-सा करीब आना चाहता है और हम भी रूस के करीब आना चाहते हैं। मगर एक उस पे जिससे हिंदुस्तान की सरकार में कंसर्न्स बढ़े हैं, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की जो एक तरीके की तदबीर अभी जारी है, इस वक़्त बहुत ही नापायदारी इस वक़्त अफ़गानिस्तान में। आप जानते हैं, आपके नाज़रीन जानते हैं, जो एग्रीमेंट ट्रम्प ने किया था, दैट हैज़ बीन अपेंडेड, हाँ क्योंकि जी, अब तालिबान बड़े-बड़े शहरों में कब्ज़े करने के लिए तैयार है। तो हाँ। इस पे जो रूस का जो एन्वॉय है, वो भी गया था, आपको याद होगा, कोबेलॉफ अभी पाकिस्तान हुआ जी, था। अभी गए थे, विज़िट और करके गए रूस के लिंकेजेस अफ़गानिस्तान में क्या हैं, रूस के लिंकेजेस पाकिस्तान के साथ हैं, तो इसकी जो कंसर्न्स हैं, वो हमारे खारिजा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फील में की जाती मौजूद हैं, ठीक। क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं, नेवल एक्सरसाइज़ेज़ हो रहे हैं। तो मुझे अगर आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक में भी हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि रूस को समझाया जाए कि ये उनके खिलाफ नहीं है, ये एक पायदारी के लिए है समुद्री एक इलाके में, तो जिसपे माना जाता है, समझा जा रहा है, माना नहीं जा रहा है, मतलब लोग समझते हैं सारे मुल्कों में कि ये एक चाइना कंटेनमेंट है। बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर आप वो समुद्री जो इलाका है, बहुत अहमियत रखता है तिजारत के लिए, के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, जो ग्लोबल ऑर्डर है, हाँ, रूल बेस्ड ऑर्डर है, तो इस पे आप चीन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जनूबी चीन का चाइना समुद्र सेंट्रिक नहीं उनका। है। तो अब उन्होंने एक कोस्ट गार्ड बना दिया है, और वो कोस्ट गार्ड को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो गोली मारे जो उनके सेक्टर में आ जाए। तो ये तो बहुत खतरा पैदा कर सकता है। तो ये भी, इस पे भी विचार हुआ है। मेरे ख्याल में एक और सेक्टर जिस पे काफी अहमियत रखता है, वो है फार ईस्ट और आर्कटिक। तो उस पे हम रूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मगर एक बहुत ही दिलचस्प बात जो हुई है, जो आपके लिए भी बहुत, आप बहुत खुश होंगे, सार्क कंट्रीज का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था पिछले हफ्ते। तो उसपे रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की थी, हुँ। और वो थी पैंडेमिक के खिलाफ सार्क कंट्रीज कैसे आगे बढ़े। वैसे तो आपका क्या ख़्याल है कि सार्क स्टिल एक्सिस्ट्स और आई थॉट सार्क वाज़ डेड? नहीं, देखिए, सार्क आगे कैसे बढ़ेगा, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वो सार्क इज डेड। मगर अब सार्क की तो मीटिंग तो हुई ना। हाँ, अब समिट मीटिंग नहीं हुई, मगर आपके लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें मौजूद हैं। मौजूद है। उन्होंने उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने एक तरीके से मान लिया जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सार्क में सीमलेस मूवमेंट होनी चाहिए, डॉक्टरों की, नर्सेस की, जो पैंडेमिक स्टाफ है, एयर हुँ, एम्बुलेंसेस होनी चाहिए। ठीक। अगर आप एयर एम्बुलेंस जहां मंगवाना चाहते हैं, डॉक्टर तैयार हैं सारे मुल्कों में। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान हाँ, मदद कर सकता है, इसमें शक नहीं है हिंदुस्तान आखिर की आखिर आखिर काबिलियत। में माजिद साहब ज़रा ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जा रहे हैं श्रीलंका कल, उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? नहीं, वो तो ये कोई स्पेशल विजिट हम नहीं देखते हैं। हाँ, ये नॉर्मलाइज्ड विजिट है, मगर अफसोसनाक बात ये है, पता नहीं
इसकी वजह क्या है? शायद आप ही उसका जवाब दे सकते हैं। वो पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले थे, हालांकि श्रीलंकन सरकार कह रही है कि वो प्लान में नहीं था, तो मगर वो कहीं ना कोविड की कहीं वजह से, वो प्लान कह रहे हैं कि कोविड की वजह से उन्होंने, नहीं नहीं, वो कह रहे कोविड हैं तो कोविड की वजह डेढ़ से, साल लेकिन से रहा। भारत के दो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से उन्होंने किया है उसको चेंज। अब मुझे पता नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, दिलचस्प बात तो सार्क में यही है कि एक कदम उठाते हैं तो अब आपको याद, आपके नाजरीन जानते हैं हमारा हाँ, ईस्ट टर्मिनल कोलंबो का जो टर्मिनल फाइनेंशियल था, वो भारत और जापान भाई जॉइंट, अब देखिए सारे जॉइंट आलम था। में आप क्या सिग्नल भेज रहे हैं कि आपने हाँ, अग्रीमेंट किया है, साइन लिखित अग्रीमेंट है, उसके बाद कह रहे हैं नहीं इसके खिलाफ हमारी ऑपोजिशन है। अब इसके लिए तो आप जानेंगे कि शायद चीन की इस पे कोई हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो होगी। सकता है, हो सकता मगर है। एक और चीज है, आप पूछ रहे थे कि कहाँ का, मालदीव्स गए हैं जयशंकर। या मालदीव्स के लिए 50 मिलियन डॉलर का डिफेंस के लिए, और इतने समझौते हुए हैं फिशरीज कोऑपरेशन से देखें तो रोड बिल्डिंग, हाउसिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, एयरपोर्ट एक्सपेंशन। तो मतलब मालदीव्स के बाद तो इस वक्त वो मॉरिशस में मौजूद गए हैं। मॉरिशस में भी वहां कुछ लोकल अनरेस्ट है। इस वक्त प्रवीण जगन्नाथ के खिलाफ ऑपोजिशन जो विपक्ष है, वो उनके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं कि आप हटिए। तो इस वक्त भी हम मॉरिशस को भी, भारत सरकार, मेरे ख्याल में जायज है कि वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान का, वहां आगे बढ़ रहे हैं। तो चले, एक देखिए श्रीलंका, इधर से म्यांमार के भी हमारी पोजीशन जो है वो थोड़ी अमेरिका से हटके है कि हटके। आप आर्मी को भी एंगेज कीजिए और जमहूरियत के जो फोर्सेस है उनको भी एंगेजमेंट कीजिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में कि ये एक अच्छा रास्ता है, मगर अमेरिका हाँ, ओवर ड्रामटाइज कर रहा है। उससे क्या हो सकता है कि जो वहां की सरकार है वो चीन की तरफ जाएगी। तो अब ये मेरे ख्याल में एक अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार के नजरिए से देखें तो एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन मस्ट प्रिवेल इन म्यांमार। अच्छा हिमांशु साहब, आखिर में इसमें थोड़ा सा ये बता दें, तो मैं पढ़ रहा था कि अमित शाह साहब को कोट करते हुए कहा गया है कि उन्होंने कहा कि अब हम अपनी बीजेपी की हुकूमत जो है वो श्रीलंका में और नेपाल में भी बनाएंगे। क्या ये सही बात है? नहीं, ये ये तो इस पे काफी कमेंट्री रही है हमारे मीडिया में। तो मेरे ख्याल में इसको मिस इंटरप्रेट कराया जा रहा है कि अमित शाह ये कह नहीं सकते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक बयान होगा कि अगर वो सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वो तो पहले मौजूद नहीं है नेपाल में, ना ही श्रीलंका में या बाकी में। मेरे ख्याल में उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया गया है। चले, तो ही चले आप कैन नॉट इसको, बी, ही इज अ वेरी मैच्योर लीडर, वो ऐसी बात कर नहीं सकता है। किसी हाँ, लीडर ने बात की है तो मेरा ख्याल है चीफ ज्यादातर मिनिस्टर केरला, शायद किसी के जी चीफ मिनिस्टर जी ने उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हाँ, चीफ मिनिस्टर नहीं था, कोई इनके पार्टी के कुछ नुमाइंदे थे, उन्होंने ये बात की थी। ठीक, ये तो ठीक, ऐसा इरिस्पॉन्सिबल बयान तो इट इज पार फॉर द कोर्स इन हाँ, इंडिया। हमेशा कोई ना कोई ऐसे बातें करते रहते हैं, इस पे ज्यादा आप डोंट पुट टू मच ऑफ अटेंशन। ठीक, हमने ये अगर अगर 130 करोड़ लोग हैं हाँ, और पीसफुली वो तरक्की करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई इधर कुछ उधर ना की कुछ बात तो होगी ही। हो तो जाती अगर है, हो। मीडिया ज्यादा सिग्नल उठाएंगे तो हमारे लिए हाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु साहब। इंशाल्लाह बहुत आपसे राब्ता शुक्रिया। रहेगा जी, और विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टिल देन, बहुत बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह मिलेंगे थैंक जी। यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।